सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग हिस्ट्री का लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे और मैंने पहले ही बताया था, मैं अपने यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म के तहत चाहे वो जीएस के उन विषयों को उठाऊंगा जिनको कम उठाया जाता है या जिन पर कम ध्यान दिया जाता है। लेकिन आपके चाहे यूपीएससी हो या प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो या तमाम एग्जाम हो स्तरीय, सब में लगातार प्रश्न आते रहते हैं और हम उन्हें उन चीजों को इसलिए टाल देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उनमें कम प्रश्न आते हैं या अगर उनको ना पढ़ा जाए तो भी काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी सफलता एक नंबर से, एक अंक से भी रह जाती है, अक्सर हो जाता है। आप अक्सर सुनते होंगे, अक्सर देखते होंगे। एक विद्यार्थी के रूप में हमारा परम कर्तव्य है कि जो भी सिलेबस हमारे परीक्षा में या हमारे एग्जाम में जो भी सिलेबस हमको दिया गया है, समथिंग इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन समथिंग, माने सब पर हमको कुछ कुछ जरूर जानना है और कुछ पर पूरा जानना है। यह हमारा एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यह सिविल सेवा का एक बेस्ट फार्मूला है। इसलिए हमको अपने अध्ययन के दौरान इस पर ध्यान रखना है कि चीजों के बारे में हमको स्पष्ट जानकारी लगभग उन सभी पर होना चाहिए जो हमारे सिलेबस का अंग है। कम से कम प्री के स्तर पर तो यह जरूर हो जाना चाहिए। ठीक है, आप सिलेक्टिव थोड़ी बहुत मेंस पे हो सकता है, अब तो वो भी संभव नहीं रह गया है क्योंकि आयोग कहीं से पूछ ले रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें होने की आवश्यकता है कि सारे चीजों पे स्पष्ट जानकारी होना चाहिए। तो आज हम अपने लेक्चर के तहत एक नया विषय उठा रहे हैं, वह है अभिलेख, प्राचीन भारत के अभिलेख। अब प्राचीन भारत के अभिलेख को क्यों उठाया गया? देखिए, प्राचीन भारत का जो समय था वो आप ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज आज भी अननोन है। इसीलिए हमको उस समय के बहुत सारे ऐसे साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है जो या तो जमीन से दबे गड़े मिले हैं, या तो किसी राइटर द्वारा लिखे साहित्य हैं, या अभिलेख हैं। हमें इन समस्त सामग्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है जो उस समय के इतिहास के बारे में हमें बताते हैं। और इन्हीं सामग्रियों में जो लिखा रहता है वो इतिहास ही हम उस समय का इतिहास मानते हैं, क्योंकि इस समय का कोई व्यक्ति तो हमारे पास मौजूद है नहीं। भाई, इतिहास पूरा अनुमान पर आधारित है। अब अनुमान पर आधारित क्यों है? अगर मान लीजिए चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में किसी चीज के विषय में लिखा है, एक नया शोध आता है कि चाणक्य ने जो लिखा था उनका कोई दूसरा किताब मिला, उसमें इन्होंने ये लिख दिया है, कुछ दूसरा लिख दिया है। तो चाणक्य का लिखा अगर पहली बार इतिहास मान लेते थे, दूसरी बार उनका लिखा हमको मिल गया कुछ अलग चीजें, तो फिर दोनों कंट्राडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा लिखा हम इतिहास जान रहे थे, क्योंकि हम अपने तो देखा नहीं था हम लोगों ने। तो अनुमान तो जो अभिलेख हो, जो साहित्य हो, जो किताब हो, इनमें जो भी लिखा वही इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। क्योंकि जो लोग थे वो तो इतिहास बनाकर चले गए, जो लोगों ने उनके बारे में लिखा वही उनके इतिहास का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इन समस्त सामग्रियों में जो सबसे प्रामाणिक माना जाता है वह है अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस और एडिक्ट्स। एंशियंट इंस्क्रिप्शन और एडिक्ट्स जो है वो एक बहुत ही प्रामाणिक सामग्री या प्रामाणिक स्रोत माना जाता है प्राचीन इतिहास का। क्यों? क्योंकि ये पत्थरों के स्तंभ लेखों पर, शिलाओं पर, गुफाओं में लिखे बड़े बड़े अभिलेख थे जो उस समय के इतिहास के बारे में अच्छी रोशनी, एक सम्यक रोशनी डालते हैं। कम से कम जो शासक
इस अभिलेखों को लिखवाता है उसके बारे में तो सटीक जानकारी हमें मिलती ही है। और हमें इस पे विश्वास भी करना पड़ेगा, हमें इस पे विश्वास भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम इस पे नहीं विश्वास कर सकते कि फला। देखिए साहित्य, जो साहित्य है, साहित्य में अब आप देखिए कि मुस्लिम साहित्य जो है वो ये कहता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे उनको गोरी ने गद्दी पर बैठाया और षड्यंत्र के बाद उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रवरदाई लिखता है कि उन्हें गजनी ले जाया गया और गजनी में एक बार एक धनुर्धर प्रतियोगिता में पृथ्वीराज चौहान ने अपने शब्द भेदी बाण से गोरी की हत्या कर दी। साहित्य के पृथ्वीराज रासो कुछ लिख रहे हैं और तुर्क साहित्य कुछ लिख रहा है, तो साहित्यिक प्रमाण में कंट्राडिक्शन आ गया, विरोधाभास आ गया। तो लेकिन जो अभिलेख होते हैं उनमें ऐसा कंट्राडिक्शन नहीं पाया जाता है। इसीलिए मैंने बताया कि किसी भी समय के इतिहास की जानकारी के लिए जो एडिक्ट्स हैं, जो इंस्क्रिप्शन हैं, वो सबसे प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं। यही कारण है कि आज मैं प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण के क्रम में आज आपको प्राचीन भारत के अभिलेख के बारे में बताने जा रहा हूं। अब हम लोग शुरू करते हैं प्राचीन भारत के अभिलेख, इंस्क्रिप्शन ऑफ एंशिएंट इंडिया, क्योंकि सबसे ज्यादा अभिलेख जो मिले हैं वो प्राचीन भारत के मिले। मध्यकाल में तो तुर्क साहित्य, इस्लामिक साहित्य की बात आ गई और आधुनिक भारत में तमाम प्रकार के स्रोत आ गए इतिहास के। ठीक है, प्राचीन इतिहास में और भी बहुत सारे स्रोत हैं, इनके बारे में हम अलग से वर्णन करेंगे, लेकिन आज सबसे प्रामाणिक स्रोत के बारे में बात करते हैं, इपिक, एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन। अब प्राचीन भारत में अभिलेखों के लेखन का प्रारंभ कहां से चलता है? देखिए कहां से प्रारंभ होता है। देखिए पाषाण काल में तो जाहिर सी बात है मनुष्य इतना लिखना पढ़ना तो जानता नहीं था, इसलिए हम मान नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद जो सबसे जानकार समय आया भारत के इतिहास का वो था सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता का हमारे पास जो जानकारी वर्णित हो, जनरली ज्यादातर पुरातत्व सामग्री से ही हमने इतिहास लिखा है। भाई जो अननोन काल है, अननोन न कहे मतलब ऐसा काल जिसका हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, तो हमको उनके इतिहास लेखन में, उनके इतिहास के पुनर्निर्माण में, उनके इतिहास को समझने के लिए हमको पुरातात्विक सामग्री पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारा सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास की जानकारी के लिए हमको उनके पुरातात्विक सामग्री पर निर्भर रहना पड़ा, उनके मुहरों पर निर्भर रहना पड़ा, उनके शिला, बहुत सारे उस समय के वस्तुओं पर निर्भर रहना पड़ा। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में कोई अभिलेख नहीं मिले? बिल्कुल मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा में 10 बड़े बड़े अक्षर मिले हैं, श्वेत पाषाण खंड मिले हैं, चमकीले पालिशदार, जो आगे चल के अशोक ने चमकीले पालिशदार पत्थरों का और स्तंभों का प्रयोग किया, वो कहां से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा से, गुजरात के कच्छ से धौलावीरा से मिला है। शायद उस समय का ये बहुत बड़ा अभिलेख माना गया है, राज अभिलेख रहा होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही है कि आज तक हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अक्षरों को पढ़ नहीं सके, इसलिए उन अभिलेखों में क्या लिखा हुआ था उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता के 400 अक्षर होने के बावजूद, 400 अक्षर होने के बावजूद और उस समय के अभिलेख मिलने के बावजूद हम सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेखों के जानकारी से आज भी हम क्या है? महरूम हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगला जो समय आया वो क्या था? आर्यों का इतिहास, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगला जो हमारे भारत में आने वाले शासक रहे या भारत में आने वाली जातियां रही वो आर्य रहे। ठीक है ना? तो अब आर्यों से हम लोग अभिलेखों के बारे में शुरू करते हैं। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने बता दिया, अभिलेख मिले हैं, धौलावीरा से 10 बड़े बड़े अक्षर मिले हैं, बल्कि एक राज अभिलेख भी माना जाता मिला, लेकिन उसके बारे में आज तक पढ़ा
नहीं जा सका है, इसलिए हमारे लिए अननोन रह गया। आर्यों के काल से ही हम प्राचीन इतिहास के उन अभिलेखों को प्राप्त करना प्रारंभ कर देते हैं जिससे प्राचीन इतिहास का पुनर्निर्माण होता है। तो सबसे पहला जो अभिलेख हम लोग यहां देख रहे हैं वो है बोगा जकाई अभिलेख। बोगा जकाई अभिलेख। अब ये क्या है? 1400 ईसा पूर्व यानी 1400 बीसी बिफोर सेंचुरी बिफोर क्रिस्ट का यह अभिलेख है। यह अभिलेख पहला अभिलेख है जिसमें पहली बार आर्यों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। यानी दुनिया में पहली बार आर्यों का जो लिखित उल्लेख पहली बार हुआ है वो बोगा जकाई अभिलेख में हुआ। असल में बोगा जकाई अभिलेख जो है वो मध्य एशिया से ये प्राप्त हुआ है, एशिया माइनर से। असल में बोगा जकाई अभिलेख एक शांति संधि है जो हित्ती और मिताभी साम्राज्य के बीच हुआ था। हित्ती और मिताभी साम्राज्य के बीच जो संधि हुई थी उसका वर्णन किसमें है? बोगा जकाई अभिलेख है में हुआ है और इसी में आर्यों का सबसे पहला उल्लेख हुआ है। और यही नहीं, आर्यों के प्रारंभिक देवताओं के बारे में इसी से हमको पता चलता है। किन किन देवताओं के बारे में? ये कई बार आईएएस के एग्जाम में, पीसी एग्जाम में पूछा है कि बोगा जकाई अभिलेख में साक्ष्य के रूप में या साक्षी के रूप में किन किन वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया था। तो कौन कौन? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का इन 4 देवताओं का आह्वान किया गया था साक्षी के रूप में कि भैया आप इस शांति संधि के साक्षी हैं। बोगा जकाई अभिलेख आर्यों के प्रारंभिक इतिहास को, आर्यों के मूल निवास स्थान को जानने में हमारी बहुत मदद करता है। और एक बात और बता दें, वो एक ऐसा समय था जब यूरोप और भारत की बहुत सारी जो जातियां रहने वाले लोग हैं वो ग्रीक, स्लाव, लैटिन, संस्कृत भाषा बोलते थे और इनके भाषाओं को मिलाकर भारोपीय भाषा कहा जाता था। भारोपी, भारत और यूरोप की भाषा, ग्रीक, स्लाव, लैटिन, संस्कृत। संस्कृत भारोपीय भाषा की सबसे प्राचीन भाषा है, भारत और यूरोप वाले मिला के। यानी आर्य पूरा यहां से वहां तक फैले हुए थे। तो आर्यों की जानकारी के लिए जो सबसे पहला अभिलेख हमको मिल रहा है वो क्या है? बोगा जकाई अभिलेख। यानी भारत के, प्राचीन भारत के अभिलेखों में सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेख है वो कौन है? बोगा जकाई अभिलेख। यह अभिलेख सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी ये देता है कि सबसे पहला आर्यों का उल्लेख है, 1400 ईसा पूर्व पहले का है। इसमें वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्व का आह्वान किया गया है साक्षी के रूप में। ये 3 महत्वपूर्ण बातें आपको हम बोगा जकाई अभिलेख से हमने आपको बता दिया। 4 से 5 प्रमुख तथ्य हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया बोगा जकाई अभिलेख। अब अभिलेख के बारे में और भी कुछ है। इसके बाद ताम्रपत्र वगैरह मिले हैं, मौर्य काल का भी मिला है। लेकिन अभिलेखों में जो सबसे महत्वपूर्ण अगला जो नाम आता है वो है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख, देखिए, अशोक के पहले भारत में अभिलेख शब्द शायद अनजाना रहा होगा। अशोक के पहले भारतवर्ष में हो सकता है लोग बहुत अभिलेख के बारे में जानते ही ना हो, लेकिन पहली बार अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने वाला भारत का पहला सम्राट कौन था? अशोक था। अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने वाला भारत का पहला सम्राट अशोक था। अभिलेखों के माध्यम से जनता का मार्गदर्शन करने वाला, अभिलेखों के माध्यम से
जैता का नैतिक उत्थान करने वाला, अभिलेखों के माध्यम से जनता का संरक्षक बनने वाला अगर पहला कोई शासक था तो वो अशोक था। अपने अभिलेखों के माध्यम से अशोक भारत की जनता का एक गार्जियन बनकर आ रहा, संरक्षक बनकर आ रहा है, उनका नैतिक उत्थानकर्ता बनकर आ रहा है। और अशोक के अभिलेख इतने मिले हैं और अशोक के अभिलेख इतने डिस्क्रिप्टिव हैं, मतलब इतने व्याख्यात्मक हैं, इतने वर्णनात्मक हैं, इतने विस्तृत हैं कि आपको जान के आश्चर्य होगा। भंडारकर महोदय ने अशोक का इतिहास तो अभिलेखों के माध्यम से ही लिख दिया। प्रश्न में आता है सिद्ध करिए अशोक के अभिलेख, तो उसको ऑटोबायोग्राफी लगते हैं। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या हुआ कि उसमें अशोक के जीवन के प्रत्येक क्रियाओं का, अशोक के जीवन के सभी अंगों का वर्णन है उसमें, चाहे उसका व्यक्तिगत हो, चाहे उसका धार्मिक हो, चाहे उसका सामाजिक कार्य हो, चाहे उसका राजनीतिक कार्य हो, चाहे उसका साम्राज्यवादी कार्य हो, सभी के बारे में विस्तार से वर्णन है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अशोक के अभिलेख कितने महत्वपूर्ण थे। और अशोक के अभिलेख केवल अशोक के लिए महत्वपूर्ण नहीं थे, प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आप इसको यह कह सकते हैं कि भारत का वह इतिहास जो अभी तक अननोन होता चला आ रहा था, कोई हमारे पास उसका प्रमाणिक जानकारी नहीं था, प्रमाणिक जानकारी मिलना प्रारंभ होता अशोक के अभिलेख से। उसको आप झुटला नहीं सकते, उसको दुनिया का कोई शासक चैलेंज नहीं कर सकता है। जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ा और हमारा परिचय कराया। पुराणों में जिस अशोक वर्धन का वर्णन है वही अशोक वर्धन ही सम्राट अशोक है, मौर्य सम्राट अशोक। यानी हमारे समक्ष तो राजा था, सम्राट था, लेकिन उसका परिचय अभिलेखों के माध्यम से अगर पहली बार किसी ने कराया तो जेम्स प्रिंसेप था। हालांकि जेम्स प्रिंसेप पहली बार कंफ्यूज हो गए थे और प्रियदर्शी शब्द का सब जो उन्होंने वो सब समानार्थक समझ लिया, वो श्रीलंका के शासक। बाद में कहा नहीं, ये प्रियदर्शी तो सम्राट अशोक है। अशोक के अभिलेख केवल एक प्रकार के नहीं मिलते, 3 प्रकार के अभिलेख अशोक के मिलते हैं। और इतना विस्तार से अशोक ने वर्णन किया है, अपने जनता के लिए इतना कल्याणकारी रूप से साबित हुआ अशोक ने कि अशोक के अभिलेख वास्तव में एक ऑटोबायोग्राफी के रूप में लगते हैं। 3 प्रकार के अशोक के अभिलेख हमको मिले हैं। पहला, शिलालेख, रॉक एडिक्ट्स, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। गुहा माने गुफा, गुहा लेख। 3 प्रकार के लेख हमें अशोक के प्राप्त होते हैं। गुहा लेख जो है, जो शिलालेख हैं वो बड़े बड़े पर्वतों और शिलाओं, पत्थरों पर लिखे हुए हैं। ये 8 स्थानों से मिले हैं, कुल 14 शिलालेख हैं। इसी प्रकार स्तंभ लेख जो हैं वो 7 हैं और गुहा लेख जो हैं वो 3 हैं, जो गया की बराबर पहाड़ी से मिले हैं। ठीक है ना, गया की बराबर पहाड़ी से 3 हमें गुहा लेख मिले हैं। ठीक है, तो जो 14 शिलालेख हैं, 14 शिलाएं जो शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, ऐसे 8 जगहों से मिले हैं। और इन 8 स्थानों से कुल जो शिलालेख मिले वो कितने हैं? 14 हैं। इसी प्रकार 6 स्थानों से 7 स्तंभ लेख मिले हैं। तो बड़े बड़े पर्वतों पे लिखे शिलालेख थे और बड़े बड़े स्तंभ थे 50-50 टन की चौक। इन स्तंभों पर जो लेख लिखे हैं वो स्तंभ लेख हैं, जैसे प्रयाग स्तंभ लेख, लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़, इन जगहों से मिले हैं। 7 स्तंभ लेख हैं और 3 गुहा लेख मिले हैं। 14 शिलालेखों जो हमको प्राप्त हुए हैं, इन 14 शिलालेखों में अशोक धम्म का प्रचार करता है। धम्म के माध्यम से प्रजा के
नैतिक उत्थान का कार्य करता है। प्रजा के नैतिक उत्थान की जो आचार संहिता अशोक ने तय की गई थी, उसी को अशोक के अभिलेखों में क्या कहा गया? धम्म कहा गया। इन्हीं धम्म का के बहुत सारे क्रियाओं का वर्णन जो है उसने अपने 14 शिलालेखों में किया है। 13वां शिलालेख, पहला शिलालेख भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जिसमें 13वां, 7वां, 12वां, 7वां और 12वां जो धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित है। 13वां शिलालेख महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। दूसरा शिलालेख महत्वपूर्ण है क्योंकि पड़ोसी या विदेशी राज्यों का उल्लेख है। ठीक है, तमाम उल्लेख। इसके अलावा धौली जौगढ़ से पृथक पृथक कलिंग प्रज्ञापन मिले हैं। प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा है सभी मनुष्य मेरी संतान है। शायद दुनिया का पहला सम्राट अशोक होगा जो सभी मनुष्य को, सभी प्रजा को अपनी संतान मानता था। प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख में अशोक ने सभी मनुष्य मेरी संतान शब्द का प्रयोग किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद स्तंभ लेख में, प्रयाग स्तंभ लेख सबसे पहला, सबसे नामी है। पहले ये कौशाम्बी में था प्रयाग स्तंभ। बाद में कहा जाता है कि अकबर ने उसे कौशाम्बी से सुरक्षित रूप से इलाहाबाद के किले में उसको स्थानांतरित करा दिया। ठीक है, इसी प्रयाग स्तंभ लेख पे अशोक ने बहुत विस्तार से वर्णन किया और बहुत हद तक बौद्ध संघ जो थे उनमें भी जो विच्छेद होना था उसके बारे में बहुत वर्णन किया ताकि रोका जा सके। बौद्ध संघों में जो उस समय फूट पड़ रही थी। और इसी प्रयाग स्तंभ लेख में आगे चलकर समुद्रगुप्त का भी अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति। और इसी में एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसी प्रयाग स्तंभ लेख में मुगल सम्राट जहांगीर का भी लेख है। यानी इसी प्रयाग स्तंभ लेख इतना बड़ा था, इतना विशाल था, इतना महान था। इसी प्रयाग स्तंभ लेख में अशोक का भी लेख है। इसी प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के प्रशस्ति का वर्णन है जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। और इसी अभिलेख में, इसी प्रयाग स्तंभ अभिलेख में जिसको कौशाम्बी से अकबर ने इलाहाबाद के किले में लाके रखवा दिया था, उस पर जहांगीर का भी लेख है। आप आश्चर्य करिए कितना बड़ा रहा होगा, कितना विशाल रहा होगा। 50 टन इतना भार उस जमाने में। चुनार के पत्थरों से, ये चुनार से जितने स्तंभ हैं, पालिशदार चमकदार पालिश होता था। बहुत लोगों ने देखिए हमारे देश में का जो इतिहास लेखन है वो विदेशियों ने लिखा और विदेशियों ने बार बार हमको ये बताने का प्रयत्न किया कि भारत में जो संस्कृति आई, भारत में जो सभ्यता आई, भारत में जो कला आया, वो सब विदेशियों से प्रभावित था। बहुत लोगों का यह भी मानना है कि अशोक को अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने की जो प्रेरणा थी वो डेरियस प्रथम से मिली थी, दारा प्रथम से मिली थी, हकमानी वंश के ईरानी शासक। और वो लोग तो ये भी कहते हैं कि जो पत्थरों को पालिश करने की कलाएं थी, जो पत्थरों को पालिशदार करके चमकदार शीशे की तरह बनाने का जो कला था, वो मौर्यों ने ईरानियों, हकमानियों से ही सीखा था। बिल्कुल, कैसे आप इसको कह सकते हैं? क्या हमें सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा से पालिशदार श्वेत पाषाण खंड नहीं मिले हैं? क्या वहां से 10 बड़े अक्षरों का अभिलेख नहीं मिला है? हम ये क्यों माने कि अशोक जो है वो ईरान के हकमानी वंश से प्रभावित था? हम क्यों ना माने कि अशोक धौलावीरा से प्रभावित था? ऐसा क्यों नहीं माने? अनुमान है, मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए भाई, अनुमाने करना है ना। इतिहास में कोई माई का लाल ऐसा तो हो कि एक सशक्त और अकाट्य प्रमाण लाकर रख दे, ऐसा तो नहीं संभव है। प्राचीन इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटी। अब कोई कहता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर विजयी हुआ, कोई कहता है हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में अकबर पराजित हुआ, महाप्रताप जीते।
और महाराणा प्रताप के जीत का प्रमाण भी है, क्योंकि उस क्षेत्र में महाराणा प्रताप के पराजय के बाद भी महाराणा प्रताप के सिक्के चलते रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कि उस क्षेत्र में अकबर जीत जाए और महाराणा प्रताप के सिक्के चलते रहे? ऐसा कैसे हो सकता है? तो इतिहासकार जो लिख देते हैं उस समय वही हम पढ़ लेते हैं, उसी को हम इतिहास मान लेते हैं, उसी में बड़े बड़ी परीक्षाएं आईएएस, कलेक्टर, डीएम सब बन जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि वो सब गलत लिखे हैं, या कोई कह ही नहीं सकता ये तो छोटी मुंह बड़ी बात होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमें कह दिया जा रहा है, या जो हमें कह दिया गया, क्या हम आंख मूंद कर ही उसे स्वीकार कर लें? क्या हमारे अंदर संकल्प शक्ति नहीं है? क्या हमारे अंदर सोच की शक्ति नहीं है कि हम इसे सोचें कि क्या हो सकता है? भाई अगर हम कल्पनाशील नहीं हो, कहा जाता है एक सबसे अच्छा प्रशासक वही होता है जो कल्पनाशील है, जो सोच सकता है, समस्याओं के बारे में तमाम में हल निकाल सकता है। शासक निष्प्राण नहीं हो सकता है, कल्पनाशील होना चाहिए, उसे कल्पनाएं करना चाहिए। हाँ, कल्पनाओं को साकार रूप से धरातल पर लाने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि इतिहास में जो लिख गया है केवल हम उसी को मान लें। हम उसके बारे में अगर सपोज करिए सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय संस्कृति में आने वाले समय में जो प्रभाव पड़ा, उसमें ये भी आप कह सकते हैं कि धौलावीरा के अभिलेखों का प्रभाव जो है वो निश्चय अशोक के अभिलेखों में पड़ा होगा, और उसी से अशोक को पालिशदार श्वेत पाषाण खंड बनाने का या बड़े बड़े पिलर एडिक्ट्स बनाने का, स्तंभ लिखने का उसी से प्रेरणा मिला हो, ये भी कहा जा सकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और हमें कल्पनाशील बनना ही पड़ेगा। हम प्रश्न उठाने का खंडनात्मक और मंडनात्मक दोनों बुद्धि हमारे अंदर में होनी चाहिए। केवल मंडनात्मक नहीं होनी चाहिए, खंडनात्मक भी होनी चाहिए। आप देखिए आधे से ज्यादा सिविल सर्विस के परीक्षाओं के प्रश्नों में समीक्षात्मक पूछा जाता है। समीक्षा में खंडन मंडन दोनों होता है, केवल मंडन नहीं होता है। मूल्यांकन में खंडन मंडन दोनों होता है। सबसे ज्यादा प्रश्न मूल्यांकन आते हैं, समीक्षा मूल्यांकन के भी आते हैं प्रश्न, बड़े अक्षर पे आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक सिरे पे चले। हाँ ठीक है कि दोनों रख के हमें एक सम्यक बीच का रास्ता निकालना रहेगा और संतुलित जवाब देना, ठीक है, लेकिन हमें अपने दिमाग से खंडनात्मक मंडनात्मक दोनों होना है। और ऐसे चीजों में देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, सिविल सेवा की परीक्षा में मौलिक विचारों का बड़ा महत्व है। बल्कि पहले तो लिख के भी आता था कि मौलिक सोच पर परीक्षक जो है मूल रूप से ध्यान देंगे। तो ये अपने अंदर ये जरूर रखें, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया कि हम क्यों मान के चले कि अशोक जो है वो क्या कहते हैं डेरियस से ही प्रभावित होगा। हम ये क्यों ना मान के चलें कि अशोक जो है वो धौलावीरा से प्रभावित रहा होगा, ठीक है। इसके बाद अशोक के अभिलेख के बारे में मैंने आपको बताया कि अशोक के अभिलेख जो हैं वो शिलालेख के रूप में मिले हैं, स्तंभ लेख के तक मैंने बता दिया, और गुहा लेख। गुहा लेख क्या था? ये बराबर पहाड़ी, गया, बिहार के गया में के बराबर पहाड़ी पर तीन गुफाओं में अशोक के लेख मिले हैं। और ये गुहा लेख जो है, गुफा लेख या गुहा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है संस्कृत का। तो गुहा लेख में आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों को दान देने का उल्लेख है। यानी 3 गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय, देखिए अशोक बौद्ध था, इसके बाद उसने आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों को गुफाएं दान दिया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता का कितना बड़ा एग्जाम्पल सेटअप कर रहा है। आज कोई किसी धर्म को मान रहा है तो दूसरे धर्म को विरोध, घृणा, उदासीनता, तटस्थता के माध्यम से देख रहा है। लेकिन अशोक ऐसा नहीं था। अशोक भले ही बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन ब्राह्मण धर्म की सम्मान भी करता था, आजीवक संप्रदाय सभी का सम्मान करता था। और यहां तक कि बहुत आगे बढ़कर उसने कह दिया कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। तो बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। कहां रह गया लड़ाई? सभी मनुष्य मेरी संतान है। निश्चय ही जो सम्राट होता है वो प्रजा पालक होता है, प्रजा के पिता के रूप में प्रजा का पालन करता है। तो सभी मनुष्य मेरी संतान है। धार्मिक सहिष्णुता का इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल मिल सकता है?
अब आप कह दीजिए कि धार्मिक सहिष्णुता में हम पश्चिम से प्रभावित हैं, क्योंकि जो सेकुलरिज्म शब्द है वो तो पश्चिम से आया है। तो सेकुलरिज्म शब्द हम क्यों ना माने कि अशोक से आया है, क्योंकि अशोक के सारे अभिलेख कहने के सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। और कम से कम अशोक का जो 7वां शिलालेख है, 12वां शिलालेख है, वो सेकुलरिज्म का साक्षात उदाहरण है। तो हम क्यों ना माने? लेकिन नहीं, हम मानते। हाँ ठीक है भाई, पश्चिम में धर्म की अलग परिभाषा है, भारत में धर्म की अलग परिभाषा है। एक बहुत बड़ा लेक्चर है, मैं किसी दिन आपको बताऊंगा कि हम पंथ निरपेक्ष हैं कि धर्म निरपेक्ष हैं। भारत में जो धर्म है क्या दुनिया के धर्म के समान है, ये मैं एक बहुत बड़ा एक लेक्चर रहेगा और बहुत विस्तार से आपको बताऊंगा। और मैं बताऊंगा कि मैं पंथ निरपेक्ष है हम लोग की धर्म निरपेक्ष है। हमारे पंथ निरपेक्ष होने में हमारे भारतीयों की गरिमा है कि धर्म निरपेक्ष होने में हम भारतीयों की गरिमा। अब नेता लोग तो धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष में एक ही शब्द बोलते चले जाते हैं, सेकुलर सेकुलर सेकुलर, लेकिन वो सेकुलरिज्म उस शब्द के रूप में अक्षरशः अपने देश पर उसका प्रयोग हो सकता है ये नहीं बताते हैं, और शायद जानते कि नहीं जानते इस पर प्रश्न चिन्ह है। तो ये एक बड़ा चीज है। लेकिन मैं बताऊंगा कि हम निश्चय ही भारत जो है एक पंथ निरपेक्ष देश है, धर्म निरपेक्ष तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म तो हमारे वहां धर्म जो है वो पाश्चात्य ईश्वरीय रूप में नहीं लिया गया है, बल्कि कर्तव्य पालन और मानव सेवा के रूप में लिया गया है। इसीलिए हम धर्म निरपेक्ष तो हो ही नहीं सकते। धर्म निरपेक्ष होंगे तो कर्तव्य निरपेक्ष, मानव सेवा निरपेक्ष हो जाएंगे, विमुख हो जाएंगे तो हो ही नहीं सकते। एक बहुत बड़ा लेक्चर है, ये बहुत बड़ा लेक्चर और बहुत विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज ये नहीं, आज हम अभिलेखों के बारे में पढ़ रहे हैं। और चूंकि धार्मिक सहिष्णुता सेकुलरिज्म शब्द अशोक के अभिलेखों से आ गया था, इसलिए इसकी व्याख्या हम लोग करने लगे। 13वां शिलालेख भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। और अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि उसके पहले चंड अशोक था अशोक, और वही चंड अशोक कलिंग युद्ध के बाद जो है वो धम्म अशोक बन गया, बौद्ध अशोक बन गया। शाक्य मुनि का एक क्या कहते हैं एक अनुयायी बन गया। तो हम कैसे तो ये एक क्रम जो था, देखिए अशोक के अभिलेख निश्चय ही आप निश्चय ये मान सकते हैं कि भारत के इतिहास का एक मिड पॉइंट, एक ऐसा बिंदु है जो पूरे इतिहास को 2 भागों में बांट देता है। एक अस्पष्ट इतिहास, हालांकि यह ऐतिहासिक काल का शुरुआत बहुत पहले से हो चुका था,